हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो है समाजशास्त्र के अगले टॉपिक वंश और गोत्र परंपरा के बारे में यहाँ पर जो है पढ़ने वाले हैं। तो बिना वक्त खराब किए हम स्टार्ट करते हैं वंश और गोत्र परंपरा क्या होती है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वंश क्या होता है। तो देखिए, सामान्य सी भाषा में वंश से मतलब है किसी व्यक्ति और उनके पूर्वजों के बीच जो रक्त संबंध या विवाह संबंध है या गोद लेने के माध्यम से जो भी संबंध बना होता है वो क्या कहलाएगा, उस वंश से संबंधित होगा वो व्यक्ति। मतलब एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का और उसके पूर्वजों के बीच, उसके जो भी पूर्वज है उनके बीच या तो रक्त संबंध हो सकता है या फिर विवाह संबंध हो सकता है या गोद लेने के माध्यम से जो संबंध निर्मित होते हैं उसके आधार पर उसका जो है वंश निर्धारित होता है। तो ये एक इसका मतलब सामान्य भाषा में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी, तो मर्डॉक के अनुसार वंशक्रम पूर्णतः एक सांस्कृतिक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। वंशक्रम क्या है, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि सांस्कृतिक सिद्धांत की ओर क्या करता है, संकेत करता है, जिसमें एक व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से एक विशिष्ट रक्त संबंध कुल से जोड़ा जाता है। मतलब सिंपल सी बात यही है कि वंश क्रम में क्या किया जाता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से एक व्यक्ति को जो है एक विशिष्ट रक्त संबंध के कुल से या उसके परिवार से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये मर्डॉक के अनुसार ये परिभाषा हो जाएगी इसकी। इरावती कर्वे ने भी एक परिभाषा दी है कि वंश पिता से पुत्र की ओर आने वाली उत्तरोत्तर वंशानुक्रम रेखा का नाम है। तो इरावती कर्वे की एक लाइन की डेफिनेशन है ये भी। वंश जो है पिता से पुत्र की ओर आने वाली, मतलब पिता है और उसके पुत्र की ओर आने वाली उत्तरोत्तर जो एक वंशावली होती है, वंशानुक्रम रेखा होती है, वही उसका नाम ही क्या है, वंश है। तो ये इरावती कर्वे की डेफिनेशन है। अब वंश की विशेषताएं क्या होगी, तो वंश क्रम की विशेषताएं देख लेते हैं हम। तो देखिए, एक सामान्य तथा वास्तविक पूर्वज होता है। तो कोई भी वंश जो होता है उसका सबसे पहले पीछे का एक वास्तविक या सामान्य एक पूर्वज होता है पहला, फिर उसका उसका परिवार होता है, फिर आगे ऐसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, आगे वंशक्रम बढ़ते रहता है। एक वंश के सभी व्यक्ति समरक्त होते। अब एक वंश के जितने भी लोग होके वो क्या होता है, वो समरक्त यानी समान रूप से एक ही रक्त से संबंधित होते हैं। फिर आगे है वंशक्रम मातृवंशी या पितृवंशीय कोई भी हो सकता है। अब वंशक्रम मातृवंशी या पितृवंशी दोनों हो सकता है। एक वंशक्रम के लोग आपस में विवाह नहीं करते। अब एक ही वंशक्रम के होंगे तो आपस में विवाह नहीं करेंगे। वंशक्रम जो है अनेक पीढ़ियों का समूह होता है। तो ये जो है 4 से 5 वंशक्रम की जो है यहाँ पे विशेषताएं हो जाएगी। फिर हम आगे देखते हैं हम। तो आगे है विभिन्न प्रकार के वंशक्रम के स्वरूप। तो स्वरूप देख लीजिए वंशक्रम के। देखिए, वंशक्रम के विभिन्न स्वरूप या प्रकार बोल सकते हैं। तो एक पंशीय होता है, एक पक्षी होता है, द्विपक्षीय वंशक्रम होता है, उभय पक्षी होता है, संदिग्ध वंशक्रम और समानांतर वंशक्रम। तो एक एक को देखते हैं। एक पक्षीय वंशक्रम क्या होगा, तो एक पक्षी का मतलब कि इसमें जो वंश की गणना होगी या तो माता के आधार पर या पिता के वंश के आधार पर। तो वंशक्रम की गणना जब माता पिता दोनों में से किसी एक पक्ष के आधार पर की जाती है तथा दूसरे पक्ष को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे अनदेखा कर देते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो उसको एक पक्षीय वंशक्रम कहेंगे। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक पितृवंशी वंशक्रम और एक मातृवंशी वंशक्रम। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा द्विपक्षीय वंशक्रम। द्विपक्षीय वंशक्रम क्या होता है, जब वंशक्रम का निर्धारण माता पिता दोनों के आधार पर किया जाए तो इसको द्विनामी वंशक्रम या दोहरा वंशक्रम कहते हैं। इसमें एक और व्यक्ति दादा और उसके पूर्वजों से संबंधित होता है, तो दूसरी ओर नाना नानी और उसके पूर्वजों से संबंधित होता है। तो याद रखना है, एक पक्षीय में केवल माता और पिता दोनों में से किसी एक वंश से संबंधित होता है व्यक्ति। द्विपक्षीय में माता पिता और दोनों से संबंधित होता है, द्विपक्षीय के दोनों के आधार पर जो है इसको निर्धारित किया जाता है। और इसमें दादा के परिवार से भी संबंध होता है और नाना नानी के परिवार से भी। फिर आगे है उभय पक्षीय वंशक्रम। उभय पक्षीय वंशक्रम में क्या होता है, इस व्यवस्था में व्यक्ति अपने दादा तथा नाना दोनों के वंश से समान रूप से संबंधित रहता है तथा व्यक्ति को मिलने वाली संपत्ति का अधिकार माता पिता में से किसी भी एक पक्ष की ओर से प्राप्त हो सकते हैं। मतलब
इसमें क्या होता है उभय पक्षी में कि व्यक्ति जो होता है अपने दादा और नाना दोनों के वंश से इसमें संबंधित रहता है, और व्यक्ति को मिलने वाली जो संपत्ति होती है माता पिता में से भी किसी एक पक्ष की ओर से प्राप्त हो सकती है। लेकिन वर्तमान में अधिकांश तो यही आपको प्रचलित दिखेगा सारे समाजों में, लगभग लगभग कि पिता की ओर से उसको संपत्ति जो है, संपत्ति का अधिकार जो है प्राप्त होता है। फिर आगे संदिग्ध वंशक्रम। तो संदिग्ध में देखिए कि इसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है कि वह अपने पिता अथवा माता में से किसी एक नातेदारी समूह को स्वयं से जोड़ सके। संदिग्ध का मतलब है कि या तो वो माता के वंश से स्वयं को संबंधित मानेगा या पिता के, लेकिन उसको स्वयं को जोड़ सकता है वो कि माता से या पिता से, मतलब दोनों में संदिग्ध होता है वो। ठीक है, ये सबसे कम प्रचलित जो है वंशक्रम है। वर्तमान में इसका कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता ज्यादातर संदिग्ध वंशक्रम का। फिर है समानांतर वंशक्रम। समानांतर वंशक्रम क्या होता है? तो इस तरह के वंशक्रम की सदस्यता किसी पुरुष पूर्वज द्वारा उसके पुत्रों पौत्रों प्रपौत्रों तथा उनके आगे की पीढ़ियों के पुरुषों को प्राप्त होती है, जबकि महिलाओं पर आधारित वंशक्रम की सदस्यता उनकी पुत्रियों तथा पुत्रों की आगामी पीढ़ियों की महिला सदस्यों को प्राप्त होती है। समानांतर का मतलब है कि ऐसा वंशक्रम जिसमें किसी पुरुष पूर्वज द्वारा जो है उसके पुत्र हो गए, मतलब जितने भी पुरुष होंगे, पुत्र हो गए, पौत्र हो गए, प्रपौत्र हो गए, उनकी आगे की पीढ़ियों को ये जो है वंशानुक्रम प्राप्त होता रहेगा। और महिलाओं पर आधारित जो वंशानुक्रम होगा उसमें क्या होगा कि जो पुत्रियां होगी, पुत्रियों की आगामी पीढ़ियों की जो महिलाएं होगी उनको फिर इसकी सदस्यता प्राप्त होती रहेगी समानांतर की। फिर हम आगे बढ़ते हैं वंशानुक्रम का महत्व। अब वंशानुक्रम का क्या महत्व है देख लेते हैं। वंशानुक्रम का महत्व देख लेते हैं। संयुक्त परिवार की संपत्ति में विभिन्न सदस्यों के अधिकारों का निर्धारण। तो जो भी संयुक्त परिवार है तो उसकी संपत्ति में जो है विभिन्न सदस्यों के अधिकारों का निर्धारण करने में इसका महत्व है। वंशक्रम के आधार पर विभिन्न सामाजिक अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण। तो वंशक्रम के आधार पर हम क्या करते हैं? विभिन्न सामाजिक अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण करते हैं। अगला, विभिन्न व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंधों की प्रकृति का निर्धारण। विभिन्न व्यक्तियों के मध्य क्या करते हैं? पारस्परिक संबंधों की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। परंपरागत समाजों में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण वंशक्रम के आधार पर आधारित होता है। परंपरागत समाजों में जो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण जो होता है वो वंशक्रम के आधार पर ही आधारित होता है। समूह के अंदर व्यक्तियों के पारस्परिक मतभेदों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब समूह के अंदर व्यक्तियों के पारस्परिक या समाज के अंदर व्यक्तियों के पारस्परिक मतभेद होते हैं उनको जो है दूर करने में वंशक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वंशक्रम के नियम व्यक्ति के सामाजिक जीवन को अनुशासित बनाते हैं। वंशक्रम के नियम जो व्यक्ति के सामाजिक जीवन को अनुशासित बनाते हैं तथा अपनी संस्कृति के अनुसार व्यवहार करने का प्रशिक्षण देते हैं। इस बात का निर्धारण कि विभिन्न धार्मिक क्रियाओं, संस्कार की पूर्ति, दाह संस्कार तथा जन्म विवाह से जुड़े दायित्वों में व्यक्तियों को शामिल किया जाए। ठीक है, इस बात का निर्धारण भी इसी से होता है कि भाई जो है विभिन्न धार्मिक क्रियाएं होती है, जैसे संस्कार होता है, दाह संस्कार होता है, जन्म विवाह से जुड़े जितने भी संस्कार होते हैं उनमें किन किन लोगों को शामिल किया जाए इसका निर्धारण भी वंशक्रम के आधार पर ही होता है। इसके अलावा किसी जन्मित नए बच्चे का मातृ पितृ का संबंध, प्रशिक्षण की प्रक्रिया का निर्धारण वंशक्रम से ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा? वंशक्रम का जो हो जाएगा महत्व हो जाएगा। फिर गोत्र परंपरा क्या है? देखिए, गोत्र एक परंपरा है जिनमें लोगों को किसी एक वैदिक ऋषि का वंशज माना जाता है, जैसे भारद्वाज ऋषि के वंशज, अगस्त्य ऋषि के वंशज, इस प्रकार से। तो गोत्र क्या है भाई? गोत्र एक परंपरा है बोल सकते हैं जिसमें लोगों को किसी एक वैदिक ऋषि का वंशज माना जाता है या मान लिया जाता है, जैसे भारद्वाज ऋषि हो गए, अगस्त्य ऋषि हो गए, ऐसे अलग अलग ऋषियों के क्या है वंशज मान लिया जाता है। तो मुजुमदार एवं मदान ने क्या परिभाषा दी है गोत्र की? तो गोत्र अधिकांशतः कुछ वंश समूह का योग होता है जो अपनी उत्पत्ति किसी पूर्वज से मानते हैं। यह पूर्वज कल्पित मानव या मानव के समान पशु, पेड़ या निर्जीव वस्तु के रूप में हो सकता है। अब मुजुमदार एवं मदान बोलते हैं कि गोत्र जो है अधिकांशतः कुछ वंश समूह का योग होता है। कुछ वंश और समूह का क्या होता है? योग होता है। इसमें जो पूर्वज होते हैं अपनी उत्पत्ति किसी पेड़ से, किसी निर्जीव मानव से या किसी पशु से, ऐसे किसी से भी मानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है?
गोत्र हो जाएगा। और गोत्र का जो हमको सबसे पहले जो गोत्र की उत्पत्ति या गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है हम ऋग्वेद से प्राप्त होता है, इसके बारे में सबसे पहले इसका प्रयोग ऋग्वेद में ही हुआ है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से विभिन्न गोत्र है वो देख लेते हैं। तो जैसे भारद्वाज है, अंगिरा है, कश्यप है, जमदग्नि है, भृगु है, अगस्त्य है, विश्वामित्र है, वशिष्ठ है, ये इतने सारे गोत्र है। इसके अलावा गोत्र की एक और परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, गोत्र से तात्पर्य ऐसे समूह से है जो एक वास्तविक अथवा काल्पनिक पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानता हो। अब गोत्र से तात्पर्य ऐसे समूह से है जो एक वास्तविक अथवा काल्पनिक पूर्वज से अपनी क्या हो, उत्पत्ति मानता है। तो इस प्रकार से ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। फिर आगे है गोत्र के क्या नियम है, गोत्र के नियम देख लेते हैं। देखिए, गोत्र के नियम, महिला का गोत्र शादी के बाद बदलता है, अर्थात महिला अपने पति का गोत्र अपनाती है या उस धारण कर लेती है। एक ही गोत्र में विवाह वर्जित होता है, क्योंकि एक ही गोत्र वाले सदस्य एक ही पूर्वज की संतान है ऐसा माना जाता है। गोत्र का संगठन एक सामान्य पूर्वज की कल्पना पर आधारित होता है। गोत्र का जो संगठन होता है वो एक सामान्य पूर्वज की कल्पना पर आधारित है। यह पूर्वज वास्तविक, काल्पनिक या पौराणिक हो सकता है। गोत्र की प्रकृति एक पक्षी होती है। ठीक है, तो ये गोत्र के क्या हो जाएंगे, विशेषताएं हो जाएगी या इसके नियम हो जाएंगे। फिर गोत्र के प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक भातृदल या गोत्र समूह होता है, और द्विबदल या युग्म समूह होता है। तो देखिए, भातृदल क्या होता है, संगठन की दृष्टि से जब कई गोत्र मिलकर एक समूह बना लेते हैं तो इन्हें भातृदल समूह कहा जाता है। ठीक है, मतलब जब कई गोत्र मिलकर एक समूह बना लेंगे तो इन्हें क्या कहा जाएगा, भातृदल समूह कहा जाएगा। द्विबदल या युग्म समूह, कई जनजातियों में गोत्र पूरे दो या अधिक भागों में बढ़ जाते हैं, या आपस में एक स्वतंत्र गोत्र की भांति व्यवहार करने लगते हैं, इसलिए इन्हें द्विबदल या युग्म कहा जाता है। अब कई जनजातियों में क्या होता है कि गोत्र जो है दो या अधिक भागों में क्या हो जाता है, उनका विभाजन हो जाता है, और वो अलग अलग जो है स्वतंत्र गोत्र की भांति व्यवहार करने लगते हैं, इसलिए इन्हें द्विबदलीय युग्म युग्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा वंश और गोत्र परंपरा के बारे में छोटा सा वीडियो। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और इसको देखकर आप नोट्स भी बना सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।